2025 की पंजाब बाढ़ एक कुदरती आफत थी। हाँ, लेकिन असली ट्रेजेडी इस तबाही का बड़ा स्केल किसी और चीज के कारण हुआ। लेकिन उनकी तकलीफ एक चेतावनी भी है। अगर हम इस तबाही से नहीं सीखते हैं, अगर हम लापरवाही और डिजास्टर के इस साइकिल को जारी रहने देते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों को इसे फिर से जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, इस साल मानसून ने नॉर्थ इंडिया में तबाही मचा रखी है, जिसमें कहीं बादल फटे हैं तो कहीं बाढ़ आई है। वहीं पंजाब में स्थिति सबसे ज्यादा बिगड़ी है। यहाँ आई बाढ़ ने सदियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें 71,000 एकड़ में खड़ी फसलें तबाह हो गईं और भारत के हजारों जानवर बॉर्डर तोड़कर पाकिस्तान पहुंच गए। तो चलिए इस महा डिजास्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि यह अचानक से आई कैसे, इसे रोकने में सरकार नाकाम कैसे हुई, इसमें कितना नुकसान हुआ और आखिरकार में इसके पीछे किसकी गलती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में आई बाढ़ एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन इसमें इंसानी गलतियां भी शामिल हैं। इसे समझने के लिए हमने इस वीडियो को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि आसानी से समझा जा सके। पार्ट 1, द लैंड ऑफ 5 रिवर, 5 नदियों का राज्य यानी पंजाब। पार्ट 2, द स्टॉर्म गैदर्स, यानी तूफान का इकट्ठा होना, सारी नदियों में पानी एक साथ भरना। पार्ट 3, द डिल्यूज, यानी जल प्रलय। पार्ट 4, हीरोज इन द वाटर, यानी पानी के हीरोज जो आज भी लोगों को बचा रहे हैं। पार्ट 5, द क्वेश्चन ऑफ व्हाई, सवाल आखिर क्यों। पार्ट 6, एन ओशन ऑफ लॉस, यानी घाटे का सागर, जो नदियां जीवन थी आज वही जिंदगियां ले रही हैं। एंड पार्ट 7, द वाउंड यू कांट सी, एंड एक दर्द जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। अगस्त 2025 सरहद के उस पार पंजाब की जमीन पर हजारों गांव पानी की एक भयानक भूरी चादर के नीचे गायब हो गए। ये कोई मामूली बाढ़ नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी। एक नहीं, ये कहानी है दोनों देशों की। हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 देश, एक जमीन पर और एक साझा तबाही की कहानी। भले ही आप धरती पर देश बना लें, बंटवारा कर लें, लेकिन नेचर आपको एक ही नजर से देखता है, इसलिए तबाही दोनों देश को चूमते हुए गुजरी। 40 सालों से चेतावनियां हमारे ठीक सामने थी। इस सब कॉन्टिनेंट के अन्न भंडार में जिंदगी लोगों, नदियों और बारिश के बीच एक नाजुक बैलेंस पर टिकी है। ये दोनों देशों की गवर्नमेंट को पता है, फिर भी इसे ठीक करने के बजाय युद्ध में फोकस्ड है। वहीं 2025 के मानसून में वो बैलेंस पूरी तरह टूट गया। 40 सालों से लोग चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा हो सकता है, और 2025 में इंडिया के पंजाब के खेतों से लेकर पाकिस्तान पंजाब के मैदानों तक ऐसा लगा जैसे किसी ने नहीं सुना। ये कहानी है एक ऐसे भयानक तूफान की जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था, जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश और विनाशकारी इंसानी गलतियों ने मिलकर तबाही मचाई, और सरहद के दोनों तरफ के उन मासूम लोगों की कहानी जो आज भी इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। 3 युद्ध लड़ने के बाद भी दोनों देश आज एक ही हालत से लड़ रहे हैं। सेक्शन 1, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इस तबाह करने वाली बाढ़ को समझने के लिए आपको पहले इस जमीन को समझना होगा। ये पंजाब है 5 मशहूर नदियों की भूमि, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। सदियों से ये नदियां इस पूरे इलाके की लाइफलाइन रही हैं। उन उपजाऊ खेत खलिहानों को पानी देती हैं, जिन्होंने पंजाब को भारत और पाकिस्तान दोनों का अन्न भंडार बनाया है। यहाँ जिंदगी सच में मौसम के तालमेल और पानी के बहाव से बनती है। भारत में गुरदासपुर और फिरोजपुर के छोटे गांव से लेकर पाकिस्तान में सियालकोट और कसूर की खेती करने वाले कम्युनिटीज तक ये तालमेल ही सब कुछ है। किसान अपने चावल और गन्ने की खेती कर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी समय पर आने वाले मानसून पर निर्भर करती है। परिवार यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं और यही काम कर रहे हैं, और शायद तब से जब से इंसानों का पहला कदम पड़ा। वो जानते हैं कि ये धरती बहुत कुछ देती है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि
में तबाही भी ला सकती है। अगस्त 2025 की शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फसलें कटाई के लिए लगभग तैयार थी। घोनेवाल नाम के एक भारतीय गांव में बच्चे खेल रहे थे, जबकि उनके माता पिता काम कर रहे थे और मौसम की कमाई का इंतजार कर रहे थे। सरहद पार पाकिस्तान के चिनोट में किसान चावल की बम्पर फसल की उम्मीद कर रहे थे। हवा में नमी थी, जो मानसून के लिए आम बात है। पहाड़ों में भारी बारिश की बातें हो रही थी, लेकिन ये अलग दुनिया की बात लग रही थी। मैदानों में नदियां शांत थी, उनके किनारे मजबूत लग रहे थे और जिंदगी बस यूं ही चल रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही दिनों में उनकी पूरी दुनिया, उनके घर, उनके खेत, उनका बीता हुआ कल और उनका आने वाला कल कीचड़ के समंदर में समा जाएगा। उन्होंने उन इंतजामों पर भरोसा किया जो उन्हें बचाने के लिए बनाए गए थे। भारत में उन्होंने विशाल बांधों, भाखड़ा, पोंग, रणजीत सागर पर भरोसा किया, जो नदियों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। और सरहद के दोनों तरफ उन्होंने मीलों लंबी मिट्टी की दीवारों पर विश्वास किया, जिन्हें धुस्सी बंद या ताड़ बंद कहते हैं। सुरक्षा का एक अनकहा वादा जो दशकों से कायम था, वो वादा टूटने वाला था, लेकिन कैसे? सेक्शन 2 द स्टॉर्म गैदर्स, यानी सारी नदियों का पानी एक साथ इकट्ठा होना। इस बात का पहला संकेत कि कुछ बहुत गलत होने वाला है नदियों से नहीं बल्कि मौसम चैनलों से आया। अगस्त के बीच तक मौसम के एक्सपर्ट्स कुछ अजीब देख रहे थे। एक बहुत ही तेज मानसून सिस्टम जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपर रुका हुआ था। ये वो इलाके हैं जहां से पंजाब की सभी नदियों में पानी आता है। कई दिनों तक बारिश लगातार होती रही। इससे पहाड़ों में लैंडस्लाइड हुए, जिससे टनों जमी हुई मिट्टी, कीचड़ और रेत चट्टानें सीधी नदियों में आ गिरी। ये सारा पानी पंजाब के सबसे बड़े बांधों के पीछे के झीलों को भरने लगा। भारत में भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में इंजीनियरों ने डर से अपने मॉनिटरों को देखा। पोंग और रणजीत सागर बांधों में पानी का लेवल एक खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा था। पानी का फ्लो लाखों क्यूसेक में मापा जा रहा था। हर क्यूसेक लगभग 28 लीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। आंकड़े चौंकाने वाले थे। पोंग बांध का पानी का लेवल 24 घंटे में 2 फीट बढ़ गया और जल्द ही अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी 1390 फीट के करीब पहुंच गया। इसी तरह रणजीत सागर भी अपनी लिमिट से कुछ ही फीट दूर था। ये बांध जो बचाने के लिए डिजाइन किए गए थे, अब एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। अगर वो पानी को रोकते तो बांध खुद टूट सकते थे, जिससे एक भयंकर तबाही हो सकती थी। अगर वो इसे छोड़ते तो वो नीचे की तरफ बड़ी, हालांकि कंट्रोल बाढ़ का कारण बनते। इमरजेंसी बैठकों के बाद उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि मौसम विभाग ने और भी ज्यादा बारिश की भविष्यवाणी की थी। इसलिए उन्हें फ्लड गेट खोलने पड़े। इस फैसले ने न सिर्फ भारतीय पंजाब में बल्कि नीचे की और पाकिस्तान की तरफ भी पानी की एक लहर भेज दी, जहां अधिकारियों को पता था कि एक बड़ी बाढ़ आने वाली है। चेतावनियां भेजी गईं, लेकिन वो अक्सर कंफ्यूज करने वाली और साफ नहीं थी। कई भारतीय गांव में लोगों ने लाउडस्पीकर पर एक आदमी को अलर्ट रहने के लिए कहते सुना। इसका मतलब भी क्या था? सरहद पार पाकिस्तान में चेतावनियां मस्जिदों और सोशल मीडिया के जरिए जारी की गईं, लेकिन उन किसानों के लिए जो अक्सर ऊंचा पानी देखते हैं, खतरे के लेवल को समझना नामुमकिन था। एक साफ ना होने वाली चेतावनी के आधार पर अपना घर, अपने जानवर और लगभग तैयार फसलों को छोड़ना एक बहुत मुश्किल फैसला था। इसलिए कई लोगों ने इंतजार करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि पानी उन तक नहीं पहुंचेगा। ये एक ऐसी उम्मीद थी जो अफसोस गलत साबित हुई। सेक्शन 3 द डिल्यूज, यानी जल प्रलय। बाढ़ आधी रात को आई। जैसे ही भारतीय बांधों ने हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा, ब्यास और सतलुज नदियां बहुत बड़ी हो गईं और पुराने धुस्सी बंधों से टकराईं। पाकिस्तान की तरफ सतलुज, रावी और चिनाब एक साथ उफन पड़ी। एक ऐसी चीज जो दशकों में नहीं देखी गई, जो जोरदार बारिश और भारत से छोड़े गए पानी दोनों से भरी थी। सालों से लोग चेतावनी दे रहे थे कि ये तटबंध कमजोर है, उनका मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया गया था, उन पर अवैध कब्जा किया गया था और नदियों का रिवर रेड गाद से भर गया था।
यानी मिट्टी, कीचड़ और जमे हुए रेत से भर चुका था। वो एक टिक टिक करते टाइम बम थे। भारत के रामदास इलाके में रणजीत सागर बांध के पानी से उफनती रावी नदी को कमजोर जगह मिल गई। दूसरी बांध 3 अलग अलग जगहों से टूट गया। पानी सिर्फ बड़ा नहीं, ये जमीन पर एक धमाके की तरह फैल गया। उफान मारते हुए भूरे पानी की एक दीवार घोनेवाल और मच्छीवाला जैसे भारतीय गांव को चीरती हुई निकल गई। सरहद पार नारोवाल और साहिवाल जैसे जिलों के 2000 से ज्यादा गांव तटबंध टूटने से पानी में डूब गए। अपने घरों में सो रहे परिवारों के लिए रिएक्ट करने का कोई समय नहीं था। इकलौती चेतावनी पानी की दहाड़ थी। लोग जागे तो देखा कि उनके घर पानी से भर रहे हैं। अफरा तफरी मच गई। अंधेरे में जो कुछ भी सुनाई दे रहा था वो थी पड़ोसियों की चीखें, जानवरों की घबराई हुई आवाजें और बाढ़ का लगातार बढ़ता शोर। लोग अपनी छतों पर जो भी ऊंची जगह उन्हें मिली चढ़ गए, अक्सर सिर्फ उन्हीं कपड़ों में जो उन्होंने पहने हुए थे। भारत के गुरदासपुर में एक बोर्डिंग स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय पूरी तरह से पानी से घिर गया, जिसमें 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स और शिक्षक फंस गए। पूरे पंजाब में दोनों देशों में यही कहानी थी। परिवार अफरा तफरी में बिछड़ गए। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में थे। जब सूरज उगा तो उसने पूरी तबाही का एक मंजर दिखाया। पूरे के पूरे गांव गायब हो गए थे। उनकी जगह एक बहुत बड़ी कीचड़ भरी झील ने ले ली थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। घर डूब गए थे, सिर्फ छतें ही दिखाई दे रही थी। सड़कें, पुल और फोन लाइनें तबाह हो गई। सरहद के दोनों तरफ लाखों लोग बाढ़ के सीधे रास्ते में थे और कुछ भयानक घंटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सेक्शन 4 हीरोज इन द वाटर। जैसे ही तबाही का असली अंदाजा साफ हुआ, इस इलाके के इतिहास के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक सरहद के दोनों तरफ शुरू हुआ। भारत में सेना एनडीआरएफ और बीएसएफ को 8 प्रभावित जिलों में तैनात किया गया। पाकिस्तान में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए, पाकिस्तान सेना और रेस्क्यू 1122 ने बड़े पैमाने पर राहत के काम को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन उन पहले क्रिटिकल घंटों में आम लोग और लोकल वॉलंटियर्स ही सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। भारतीय पंजाब में सिख ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज ने हैरान कर देने वाली तेजी से काम शुरू किया। खालसा एंड और सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे गुप्त के वॉलंटियर्स ने राहत कैंप और कम्युनिटी किचन, जिन्हें लंगर कहा जाता है, शुरू किया ताकि लोगों का पेट भर सके। उन्होंने ऑर्डर का इंतजार नहीं किया, वो सीधे वहां गए जहां जरूरत सबसे ज्यादा थी। रेस्क्यू ऑपरेशंस हिम्मत और बहादुरी की मिसाल थे। सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने फंसे हुए लोगों को एयर लिफ्ट करके सेफ जगहों पर पहुंचाया। भारत में एक एनडीआरएफ टीम ने एक बांध पर गिरी हुई बिल्डिंग के नीचे फंसे हुए आदमी को बचाया। पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 ने सैकड़ों नावें लगाई और 5 नदियों के किनारे डूबे हुए इलाकों से 72,000 से ज्यादा लोगों को निकाला। दोनों तरफ ने कमाल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में रिस्पांस टीमों ने उन इलाकों में दवा और खाना पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। भारत में एम्फीबियस गाड़ियां जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकती हैं, रामदास जैसे गहरे पानी में डूबे इलाकों से लोगों को बचाने के लिए लाई गई। खालसा एंड के वॉलंटियर्स जवाहर नवोदय विद्यालय में फंसे स्टूडेंट्स तक पहुंचने वाले पहले लोगों में थे और एक ऐसा मिशन चलाया जिसने 400 से ज्यादा बच्चों को बचाया। उनकी टीमें 24/7 काम कर रही थी, छाती तक गहरे पानी में चलती रही और खतरनाक लहरों से गुजरती रही। पानी में फंसे हजारों लोगों के लिए सेना के ट्रक या एक वॉलंटियर्स को ले जा रही छोटी नाव का दिखना इस बात का पहला संकेत था कि वो बच जाएंगे। आखिरकार हजारों लोगों को निकाला गया। ये उन हजारों हीरोज को सलाम है जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। सेक्शन 5 द क्वेश्चन ऑफ व्हाई। आखिर ये हुआ ही क्यों? सबसे बड़ा सवाल। जब तत्काल संकट कम हुआ तो जवाबों की तलाश शुरू हुई। बाढ़ जोरदार बारिश से शुरू हुई थी, लेकिन
क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर था या ये इंसानों की लाई हुई तबाही थी? सारे सबूत सब कॉन्टिनेंट में सिस्टम्स और प्लानिंग की एक बहुत बड़ी नाकामी की ओर इशारा करते हैं। नाकामी का पहला पॉइंट तटबंध थे, धुसी बांध। सालों से दोनों तरफ एक्सपर्ट और गांव वालों ने चेतावनी दी थी कि इन स्ट्रक्चर्स का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। जमी हुई मिट्टी और कीचड़ ने नदियों के रिवर बेड को इतना ऊंचा कर दिया था कि वो अब उतना पानी नहीं ले जा सकती थी। अब एक हल्की फुल्की बाढ़ भी एक तबाही बन सकती थी। भारत में एक सरकारी ऑडिट इस खतरे को सालों पहले सामने लाया, लेकिन लगभग कुछ भी नहीं किया गया। फिर थी तैयारी में नाकामी। भारत में एक पूर्व मंत्री ने बताया कि बाढ़ कंट्रोल बैठकें फरवरी या अप्रैल में हुआ करती थी। 2025 में पहली बड़ी बैठक 5 जून तक नहीं हुई, जिससे मानसून आने से पहले सिर्फ 17 दिन बचे थे। जब तक रिपेयर के लिए पैसे अलॉट किए गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तान में ये माना गया है कि भारतीय बांधों से पानी छोड़ना एक फैक्टर था, लेकिन ये एक जाना माना खतरा था जिसके लिए बेहतर क्रॉस बॉर्डर वार्निंग सिस्टम और मजबूत डाउनस्ट्रीम सुरक्षा की जरूरत थी। अंत में सबसे बड़ा विलेन है क्लाइमेट चेंज। सालों से साइंटिस्ट चेतावनी देते आ रहे हैं कि एक गर्म होती दुनिया भारतीय मानसून और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और इंटेंस बना रही है। ज्यादा गर्मी का मतलब है हवा में ज्यादा नमी, जिससे हल्की फुहारों के बजाय अचानक तेज बारिश हो सकती है। सदी में एक बार आने वाले तूफान अब लगभग हर साल की बात बन रहे हैं। 2025 की बाढ़ कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी, ये हमारी नई रियलिटी का एक फेलर था। ये उन सिस्टम्स का नतीजा था जो लापरवाह हो चुके थे। साइंटिफिक वार्निंग को इग्नोर किया गया और एक ही बाढ़ के मैदान के दोनों किनारों पर दशकों से पनप रही सरकारी नाकामी का परिणाम था। सेक्शन 6 एन ओशियन ऑफ लॉस। जब बाढ़ का पानी आखिरकार कम हुआ तो वो अपने पीछे बर्बादी का एक मंजर छोड़ गया। जो कभी चावल और गन्ने के हरे भरे खेत थे, वो अब कीचड़ और मलबे के बंजर मैदान थे। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारतीय पंजाब में 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन डूब गई। पाकिस्तानी पंजाब में बाढ़ ने 2100 से ज्यादा गांव में खड़ी चावल, मक्का और कपास की फसलों को तबाह कर दिया, जिससे अरबों का नुकसान हुआ। दोनों देशों के हजारों छोटे किसानों के लिए इसका मतलब उनके पूरे साल की कमाई का नुकसान था। तबाही खेतों से कहीं आगे तक गई। भारत में 14.6 लाख यानी 14.6 लाख से ज्यादा लोग 8 जिलों में प्रभावित हुए। पाकिस्तान में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 20 लाख से भी ज्यादा हो गई। रोजी रोटी छिन गई। दिहाड़ी मजदूरों के पास कोई काम नहीं था। छोटे बिजनेसेस ने अपनी दुकानों और सामान को तबाह होते देखा। अनगिनत खेतों के जानवर खो गए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई और कई जानवर मर गए। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। सड़कें बह गईं, कम्युनिकेशन लाइनें कट गईं और सैकड़ों स्कूल डैमेज हो गए, जिससे हजारों बच्चों की पढ़ाई रुक गई। जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ को एक ऐसा संकट बताया जो पहले कभी नहीं देखा गया और केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ की मदद मांगी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री ने विदेशों से इमरजेंसी मीटिंग्स ली और एनडीएमए ने प्रांतीय अधिकारियों के साथ एक बड़े लेवल पर रेस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट किया, लेकिन टेम्पररी टेंटों में रहने वाले लोगों के लिए ये वादे दूर के लग रहे थे। वो अपना सब कुछ खो चुके थे, अपने घर, अपना सामान, अपनी सुरक्षा की भावना। कंपनसेशन का प्रोसेस बेहद धीमा था और कई लोगों को डर था कि ये उनके असली नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएगा, जो कि सच है। बाढ़ ने सिर्फ उनका आज नहीं धोया, इसने उनका आने वाला कल चुरा लिया। सेक्शन 7 द वाउंड यू कांट सी। हफ्तों बाद आप जमीन पर फिजिकल निशान देख सकते हैं, लेकिन सबसे गहरे जख्म वो हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। आइए भारत के घोनेबाल जैसे गांव या पाकिस्तान में सियालकोट के बाहर एक कम्युनिटी में वापस चलें। पानी चला गया, लेकिन इसने मिट्टी की कीचड़ की एक मोटी और भूरी परत छोड़ी है जो सब कुछ ढके हुए है। हवा में सड़न की गंध भरी हुई है।
जिस हवा में कभी खुशहाली थी, जिन परिवारों के पास कभी घर थे, वो अब टेंटों या राहत कैंपों में रह रहे हैं। वो कीचड़ भरे खंडरों से जो कुछ भी बचा सकते थे, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक धुंधली तस्वीर, एक बच्चे का खिलौना, एक ऐसी जिंदगी का टुकड़ा जो अब मौजूद नहीं है। मेंटल ट्रॉमा बहुत बड़ा है। कई लोग एंजाइटी और नींद ना आने से जूझ रहे हैं, बाढ़ की यादों से परेशान हैं। ऐसे हालात देखने वाले बच्चे खास तौर पर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कम्युनिटी का नुकसान और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी एक गहरा असर डालती है। एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ सपोर्ट की तत्काल जरूरत की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब लोगों को अभी भी बेसिक खाना, साफ पानी और सर छुपाने की जगह की जरूरत होती है, तो ये दे पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन लोगों का जज्बा कमाल का है। पड़ोसी एक दूसरे के घरों से कीचड़ निकालने के लिए एक साथ आ रहे हैं। वॉलेंटियर्स अभी भी ये सुनिश्चित करने के लिए कम्युनिटी किचन चला रहे हैं कि सभी लोगों को भोजन मिले। फिर से खड़े होने का एक मजबूत इरादा है, एक ऐसा जज्बा जो टूटने से इनकार करता है। लेकिन सिर्फ जज्बा एक टूटे हुए सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता। जब पंजाब के लोग सरहद के दोनों तरफ अपने बर्बाद घरों और खाली खेत खलिहानों को देखते हैं, तो वो सिर्फ दुखी नहीं, वो गुस्से में भी हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें भुला दिया गया है, सिर्फ बाढ़ से नहीं बल्कि उन्हीं लोगों द्वारा जिनका काम उनकी हिफाजत करना था। वो एक सीधा सा दर्द भरा सवाल पूछते हैं, हम हर साल क्यों डूबे? क्योंकि तटबंध कमजोर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे आप पांचों दरियाओं की पूरी धरती पर सुन सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी की मांग और बदलाव के लिए एक बेचैन पुकार। अब इसका कंक्लूजन क्या है? आखिर हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा ना हो? तो क्या 2025 की पंजाब बाढ़ एक कुदरती आफत थी? हाँ, लेकिन असली ट्रेजेडी, इस तबाही का बड़ा स्केल किसी और चीज के कारण हुआ, इंसानी लापरवाही। रिकॉर्ड तोड़ मानसून और क्लाइमेट चेंज ने बंदूक का घोड़ा दबाया, लेकिन बरसों के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब प्लानिंग और एक ऐसी चेतावनी को इग्नोर करने वाले सिस्टम्स ने इस तबाही को 1000 गुना बढ़ा दिया। ये घटना एक बड़ी चेतावनी है कि बाढ़ अब कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं है, वो हमारे जीवन का एक रेगुलर हिस्सा बन रही है। 2025 से मिले सबक साफ और अर्जेंट हैं। पंजाब और पूरे सब कॉन्टिनेंट को डिजास्टर से निपटने के अपने तरीकों को पूरी तरह से बदलना होगा। इसका मतलब है मॉडर्न मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, बंद पड़े ड्रेनेज सिस्टम को साफ करना और नदियों को उनका नेचुरल स्पेस देना। इसका मतलब है ऐसी अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना जो सचमुच हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। और इसका मतलब है नेताओं को डिजास्टर से पहले तैयारी करने के लिए जवाबदेह ठहराना, ना कि सिर्फ उनके बाद सफाई करने के लिए। आखिर में 2025 की बाढ़ की कहानी उसके लोगों की कहानी है। ये भारत में अपनी फसल खोने वाले किसान की, पाकिस्तान में अपना घर खोने वाले परिवार की और एक अजनबी की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले वॉलंटियर्स की कहानी है। उनका एक्सपीरियंस इंसानी जज्बे की ताकत का सबूत है, लेकिन उनकी तकलीफ एक चेतावनी भी है। अगर हम इस तबाही से नहीं सीखते हैं, अगर हम लापरवाही और डिजास्टर के इस साइकिल को जारी रहने देते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ियों को इसे फिर से जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अगली बाढ़ आएगी या नहीं, बल्कि जब आएगी तो क्या हम तैयार होंगे? 5 नदियों वाली इस धरती का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम आगे क्या करते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए सारी टीवी के साथ और अपना जस्टिफिकेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।